बच्चों 12th बोर्ड एग्जाम मैथमेटिक्स की तैयारी हम लोग की बहुत शानदार चल रही है। 80 आउट ऑफ 80 लाने का टारगेट हम लोगों ने बनाया है और उसी राह पे हम बहुत अच्छे से निकल पड़े हैं और आज हम आखिरी पड़ाव की तरफ हैं बच्चों। और आज मैं आपको जो हमारे पेपर के लास्ट में क्वेश्चन आने वाले हैं केस स्टडी वाले, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बच्चों, और आज केस स्टडी वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बच्चों पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं होते। एक किसी बड़े क्वेश्चन को 3-4 पार्ट में आपसे पूछ लिया जाए तो उसको आप केस स्टडी कहते हैं। इतनी सिंपल सी बात है। तो जितने भी आपने लेंदी वाले क्वेश्चन देखे हैं बुक्स में, उनसे केस स्टडी बनाए जा सकते हैं। बाकी और बहुत अलग से कुछ भी आने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से जिन चैप्टर से केस स्टडी वाले क्वेश्चन आने चाहिए वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और प्रोबेबिलिटी। तो उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, px इक्वल्स टू -5x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 37500 इज द टोटल प्रॉफिट फंक्शन ऑफ ए कंपनी वेयर x इज द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। x प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन है। तो ये एक छोटा क्वेश्चन है, इससे कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बना के पूछे गए भी बच्चों। इसमें क्वेश्चन आपके केस स्टडी वाले में 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं और 4 भी आ सकते हैं। कुल मिला के एक जो क्वेश्चन आएगा पूरा वो 4 मार्क्स का आएगा। तो 4 बनाने के तरीके, या तो 4 पार्ट पूछ लिए जाए 1-1 मार्क्स के, या तो 2 पार्ट पूछ लिए जाए 2-2 मार्क्स के, और या तो ऐसा भी हो सकता है 1 + 1 + 2 पूछा जाए, मतलब 2 क्वेश्चन 1 मार्क के और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाए। ये भी बच्चों पूछा जा सकता है बच्चों। आइए भी शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है व्हाट विल बी द प्रोडक्शन व्हेन द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। प्रॉफिट बच्चों मैक्सिमम कराना है, तो मैक्सिमम मिनिमम का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम कराने के लिए क्या करना होगा, आपको डिफरेंशिएट करना होगा। P' बच्चों हम फाइंड करेंगे। तो ये आ गया -10x + 120। अब यहां से मैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो यहां कहेंगे फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, किसी भी चीज को मैक्सिमम करने के लिए उसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं बच्चों। P' इक्वल्स टू 0। P' का मतलब -10x + 120 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 12। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों 12। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब x का वैल्यू 12 है। अब इसमें थोड़ा सा और आपको करके दिखाना है। अब आप P'' निकालेंगे। भाई आंसर तो पता चल गया 12 आना है, लेकिन ये भी तो दिखाना है ना कि इसी पे मैक्सिमम आएगा। P'' निकाला हमने, वो कितना आ रहा है बच्चों, -10 आ रहा है। यहां से डिफरेंशिएट कर दिया और ये वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब पता चल गया है मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 12। Therefore profit is maximum when production is 12। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 12 बच्चों हुआ। सेकंड भी कर लेते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट। भाई मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमें ये पता चल चुका है जब x का वैल्यू 12 होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा। तो प्रॉफिट फंक्शन में मैं x को 12 पुट कर दूंगा तो प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या है मेरा, Px इक्वल्स टू -5x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 37500। अब यदि मैं इसमें x को 12 रख देता हूं तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों, और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या बनेगा, P12। बच्चों यहाँ 12 इसमें पुट कर दीजिए। तो -5 × 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर होगा बच्चों 144 प्लस 120 × 12 और प्लस 37500 बच्चों। अब बच्चों इस काम कर देने वाले हैं कैलकुलेशन, बहुत आराम से हो जाएगा। देखो ये कितना बन जाएगा, 720 माइनस का ये बन जाएगा 1440। दोनों को ऐड करूंगा तो प्लस का 720 आएगा और उस प्लस 720 को इसमें मैं ऐड कर दूंगा तो शायद ये आ गया 38220, ऐसा बच्चों आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा है, बहुत छोटा सा, ये तो बिल्कुल आसान सा। चेक इन विच इंटरवल द प्रॉफिट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसको तो मैं यहीं को निपटा दूंगा छोटे से में, इसमें तो क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है। ये पूछा है ये इंक्रीजिंग कब होगा, तो किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग होने के लिए उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। सो P' पॉजिटिव कब होगा ये आपसे पूछा गया। यहां से इजीली आ जाएगा, मीन्स -10x
प्लस 120 इज ग्रेटर देन 0 बच्चों। तो अब इसको यदि मैं सॉल्व कर लेता हूं तो यहां से मेरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x लेस देन 12 बच्चों आ जाएगा। तो आंसर क्या बना इसका, इंटरवल क्या होगा, इंटरवल आ जाएगा 0 से लेके 12 तक बच्चों। समझ में आया 0 क्यों आया भाई, वैसे तो लेस देन 12 का मतलब माइनस इन्फिनिटी से 12 होता है, लेकिन x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्शन को, और प्रोडक्शन कभी नेगेटिव थोड़ा ना होता है, वो तो पॉजिटिव में ही आएगा, इसलिए x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मेरा इंटरवल क्या आ गया 0 से 12। ये बातें बता देना, पेपर में लिखाना कि भाई x डिनोट कर रहा है प्रोडक्शन को और वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव होगा, इसलिए आंसर आ गया 0 से 12 बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और केस स्टडी वाला क्वेश्चन बच्चों। का रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ द प्लांट y, जो हाइट ऑफ प्लांट है उसको y कहा है, विद रेस्पेक्ट टू एक्सपोजर टू सनलाइट इज गवर्न बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। यहां y रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को और x के रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू सनलाइट। तो इसमें देखिए अब क्या क्या पूछा गया आपसे। फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट। भाई रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज कैसे निकलता है, dy बाई dx से लिख देना डिटेल में, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट इक्वल्स टू dy बाई dx। डिफरेंशिएट कर दो बाबू, आ गया 4 माइनस एक्स। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया बच्चों 4 माइनस एक्स। सेकंड में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट मतलब y को मैक्सिमम करना है, 4 मैक्सिमम हाइट dy बाई dx इज इक्वल टू 0। बट dy बाई dx मतलब 4 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू आ गया है बच्चों 4। अभी एक बार और डिफरेंशिएट करो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये बच्चों आ जाएगा -1 नेगेटिव है, इसका मतलब मैक्सिमम है कहां, x इक्वल्स टू 4 पे। अब मुझे निकालना है मैक्सिमम हाइट, सो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम हाइट मतलब कि y का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, यहां इसमें y में x को पुट कर देंगे 4, तो इक्वल्स टू आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 16। बच्चों ये आ गया है हमारा 16 सेंटीमीटर। तो प्लांट का मैक्सिमम हाइट 16 सेंटीमीटर बच्चों आ गया है। तो ये हमने केस स्टडी कर लिया भाई। तो केस स्टडी का बेसिक कंसेप्ट आपको जरूर समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके बाद में आपको सलाह दे रहा हूं, जो आपका NCERT है, NCERT उसमें जो हमारा मैक्सिमा मिनिमा वाला एक्सरसाइज है, मैक्सिमम मिनिमा वाला, उसमें ना कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम मैक्सिमम करना है ऐसे करके, कौन वाला स्फीयर वाला ऐसे क्वेश्चन होंगे ना वर्ड प्रॉब्लम वाले, वो जरूर एक बार आप कर लीजिएगा। उन्हीं में से बन सकता है केस स्टडी, और यदि केस स्टडी नहीं बना तो वहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो वो सारे वर्ड प्रॉब्लम एक बार आप जरूर करके चले जाएंगे तो AOD का कोई भी केस स्टडी आएगा तो उससे बाहर आने वाला नहीं है, सब बहुत आराम से बच्चों हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। ये बच्चों हम लेके आए हैं प्रोबेबिलिटी से। चांसेस ऐसे हैं कि शायद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2 केस स्टडी आ जाएं और प्रोबेबिलिटी से 1 आ जाए भाई। और फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं, केस स्टडी कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है उन्हीं को 2 या 3 पार्ट में करके पूछ लेगा, बस उसी का नाम केस स्टडी है। तो नॉर्मल आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ज्यादा टेंशन ना ले केस स्टडी का। ए शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर सीड्स A1, A2, A3, दे आर सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए मिक्सचर, सबको मिला के सेल करना है, और उसका प्रोपोर्शन है 4:2। द जर्मिनेशन रेट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सीड्स आर 45%, 60%, 35%। तो कुछ प्रोबेबिलिटीज हमें निकालनी है। तो पहले तो मैं क्या करता हूं बच्चों, प्रोबेबिलिटी निकालता हूं PA1 कि A1 वाला सीड जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। रेशो देखो क्या है, 4:2 है, तो टोटल रेशो कितना हो गया है 10, और A1 का कितना है 4, तो A1 का प्रोबेबिलिटी आ गया बच्चों 4/10। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 क्या होगा, ये भी होगा 4/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 होगा 2/10। इसके अलावा और क्या मुझे गिवन है,
जो A1 टाइप वाला सीड है वो जर्मिनेट होगा, उसका 45% केसेज हैं, मतलब कि सीड कौन सा है A1 वाला, और वो जर्मिनेट हो इसमें के चांसेज हैं 45%, मतलब कि 45/100। ऐसे ही A2 वाला सीड हो और वो जर्मिनेट हो, इसका प्रोबेबिलिटी 60/100। और बच्चों A3 वाला सीड जर्मिनेट हो, इसका प्रोबेबिलिटी है 35/100 बच्चों। अब देखिएगा फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है आपसे। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है बच्चों आपसे, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली चूजन सीड विल जर्मिनेट। तो भाई सीड जर्मिनेट करे इस बात का प्रोबेबिलिटी पूछा गया। इसके टोटल कितने केस हैं, 3 केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, जर्मिनेट हो, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं जी। आपने A1 टाइप का सीड लिया हो और A1 टाइप का सीड जर्मिनेट हो, या तो क्या होगा, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है बच्चों, A2 टाइप का सीड लिया और A2 टाइप का सीड जर्मिनेट हो, या तो बच्चों A3 टाइप का आपने सीड लिया हो और A3 टाइप वाला जर्मिनेट हो। ये बच्चों अब इन सब के वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसके वैल्यू पुट करके जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 490/1000, मतलब कि 0.49। ये बच्चों आ गया है प्रोबेबिलिटी कि जो सीड है वो जर्मिनेट हो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द सीड इज टाइप A2 गिवन दैट ए रैंडमली चूजन सीड जर्मिनेट। ये हमें पता है कि सीड जर्मिनेट हुआ है, इस बात का प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो A2 हो। ये तो देखते ही समझ गए होंगे आप भाई, ये है बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम में कैसे करेंगे, नीचे आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो मुझे निकालना क्या है, इसमें मुझे निकालना है कि सीड जर्मिनेट तो हो चुका है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो A2 वाला है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, ऊपर आ जाएगा जी PA2 इंटरसेक्शन G और अपॉन में आ जाएगा PG बच्चों, ऐसा आएगा मेरे बच्चों। अब ऊपर वाले का वैल्यू क्या है, सीड A2 वाला और वो जर्मिनेट हो जाए, तो सीड A2 हो और A2 वाला सीड जर्मिनेट हो। और बच्चों सीड जर्मिनेट होगा, इसका प्रोबेबिलिटी मैं निकाल चुका हूं 0.49 है। वैसे तो ऊपर वाले का भी निकाल चुका हूं, ऊपर वाले का वैल्यू कहाँ है, ये रहा देखो यहां से, वो मैंने लिखा नहीं था यहाँ भी, तो यहाँ लिख देता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे पता है कितना आ जाएगा, 240/1000। 240/1000 का मतलब 0.24 और यहाँ आ गया 0.49, मतलब कि ये आ गया बच्चों 24/49। तो इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखें बच्चों, तो इसमें कुछ भी अलग चीज नहीं है, जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उसी क्वेश्चन के 2 पार्ट कर दिए गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी में जो बेस थ्योरम वाले हमारे एक एक्सरसाइज है उसे आप अच्छे से कर लीजिएगा, तो वहीं से क्वेश्चन आपका बनके बच्चों आ जाएगा। तो बच्चों सभी टाइप के क्वेश्चन अब मैंने आपको करा दिए हैं। अब लास्ट में कुछ काम की बातें और आपको बता देता हूं, पेपर में लिख के कैसे आना है। लिखना बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत अच्छे से आप लिख के आओगे तो जितने आप सोचोगे उससे कुछ 2-4 नंबर एक्स्ट्रा ही आपको मिल जाएंगे, और यदि लिख के गंदा आओगे थोड़ा तो जितना आप सोचोगे उससे कम नंबर आ जाएंगे भी। देखिए कुछ बातें खास समझ लीजिए जिनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है पेपर में, बिल्कुल भी गलती मत करके आ जाना। जैसे सबसे पहले MCQ वाले जो क्वेश्चन हैं उनको बड़े ध्यान से आंसर लिखना है। MCQ वाले का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दिखाने की कोई खास जरूरत नहीं है, और मेरी मानो तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है, मत सॉल्यूशन उनका दिखाइए। आप उसमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए और उसका जो भी ऑप्शन करेक्ट है, मान लीजिए ऑप्शन A करेक्ट है तो वो ऑप्शन A लिखिए, और साथ साथ उस ऑप्शन A में जो वैल्यू लिखा था वो भी लिख दीजिए। मान लीजिए ऑप्शन A में लिखा था 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर भी साथ में लिख दीजिए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर, उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन है वो वाला लिखना है, और फिर करेक्ट ऑप्शन जो है उसका जो वैल्यू है वो भी वहां आप लिख दीजिए। तो ऐसा करने से बहुत ही बढ़िया आने वाला है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करें, कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप कर रहे हैं, यदि इस क्वेश्चन के कुछ इनिशियल्स आप शुरू के 1-2 वर्ड लिख देंगे तो बहुत अच्छा उससे हो जाता है। शुरू में मान लीजिए ऐसा लिखा है फाइंड एरिया, ऐसा करके लिखा है, ऐसे लिख दीजिए फाइंड एरिया और डॉट डॉट लगा दीजिए, ठीक है। इससे फायदा क्या रहेगा, हमारे यहाँ कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन वाला बीच में और लिखा होता है, ये वाला करो या ये वाला करो, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं,
तो उनमें जो आपका कॉपी चेक करने वाला होगा उसको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कौन से वाला पार्ट किया है, वो वाला पार्ट किया है या ये वाला पार्ट किया है। और डिफरेंट कलर का यूज करें, इसे अलग कलर से लिखें, सॉल्यूशन को अलग कलर से लिखें, ऐसे हैं तो कॉपी बहुत सुंदर लगेगी आपको देखने में और एग्जामिनर खुश हो जाएगा, बढ़िया मार्क्स आपको देने वाला है बच्चों। और एक बात ध्यान रख के जाएं बच्चों, जो भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये वाला करो या ये वाला करो, वो एक सेम यूनिट के ही आने वाले हैं। यूनिट आपने देखा होगा ना, आपकी बुक के स्टार्टिंग में यूनिट लिखी हैं, कैलकुलस है, उसके बाद वेक्टर 3D, ऐसे करके जो यूनिट है, यूनिट आप देख के जाएं तो उन्हीं में से ऑप्शन आएगा। जैसे मान लो हमारा पहले में क्या है, रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये सब हैं, तो ऑप्शन में आएगा तो एक में रिलेशन का आ गया, एक में फंक्शन का आ गया, ऐसे आएंगे। तो ऑप्शन ऐसे वाले ही आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बच्चों लिख के आना है और बहुत बढ़िया से करके आना है। तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, 5 दिन की जो हम मेहनत कर रहे थे। अब बेस्ट ऑफ लक, बहुत बेहतरीन करके आइए और जैसे ही पेपर हो जाए एक पेपर मुझे भी सेंड कर दीजिएगा